नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका दौलत खान क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक शानदार इस्तकबाल मैं आपका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिन से राजस्थान के अंदर एक शानदार उत्साह है, उमंग है, क्योंकि आरएस मेंस और इंटरव्यू का रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद में एक लगातार जो लोग रह गए वो इस बात का एनालिसिस कर रहे हैं कि यार हमारा क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैंने जो एनालिसिस किया है, जो विश्लेषण किया है पिछले 2 दिन से, उसका सबसे शानदार जो थीम है वो है कि कई बच्चों के पास बेहतरीन नॉलेज होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा उत्तर नहीं लिख पाए। इसलिए मेंस आंसर राइटिंग का आना बहुत जरूरी है और उत्तर लेखन शैली जो है आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। इस क्रम में दौलत खान क्लासेस आपके लिए उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम अर्थात मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से कुछ चीजें आपके सामने प्रस्तुत करेगी, ताकि आप इस बात का पता कर सकें कि उत्तर बेहतरीन कैसे लिखे जाते हैं। अन्यथा दोस्तों, मैंने देखा है कई लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज होते हुए भी, बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलने के बावजूद भी उनको 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल लग जाते हैं किसी भी सिविल एग्जाम को पास करने में। और राजस्थान जैसे में पिछले 10 साल में 3 वैकेंसी आई है, तो यहां पर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो बच्चे तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जो इस बार रह गए, वो अभी से ही अपना एक उत्तर डेली लिखें, ताकि उनको इस बात का पता हो कि शानदार उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, वो आइडियल आंसर कौन से हैं जहां से हम बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया दोस्तों, तो 100% आप आने वाले कल में आपको दुनिया की कोई ताकत सिविल सेवा में चयन होने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके बारे में लोग ऐसे कहते हैं कि ओहो इसका हो गया, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, किसका होगा या नहीं ये उसके यहां नहीं लिखा होता, बल्कि उसने किस प्रकार से आंसर राइटिंग वहां पर की है। मुख्य परीक्षा में अगर आरएस की बात करें तो 15, 50 और 100 शब्दों में किस प्रकार से लिखा है। अगर आईएएस एग्जाम की बात करें तो किस प्रकार 150 शब्दों में और 250 शब्दों में अपने उत्तर का रिप्रेजेंटेशन कितना बेहतरीन तरीके से किया है, उस पर नंबर तय होते हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला मानना है दोस्तों कि आपके पास नॉलेज के साथ आपके पास नॉलेज का प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ताकि आप एक ही अटेम्प्ट में सिविल सेवा को पास कर सकें। इस क्रम में आज मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले आप देखिए, यहां पर उत्तर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप अपनी कॉपी में उसको राइट डाउन करना है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको किस प्रकार से उत्तर लिखने चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखना, कई लोग पूरी सिविल सेवा की तैयारी के दौरान कभी लिखते ही नहीं है, वह हर समय पढ़ते रहते हैं, जबकि यह एग्जाम जो पास होगा वो लिखने से पास होगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि स्पेशली आज अगर मैं टारगेट करूं, लेटेस्ट जो रिजल्ट आया है वो आरएस मेंस का आया है। वो चाहे आरएस मेंस हो और या फिर चाहे आईएएस का मेंस हो, आपको उत्तर लिखते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना दोस्तों, वो सबसे पहले पॉइंट्स आपके यहां पर क्लियर हो तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैं पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले नंबर 1, आपको पता है कि जैसे आरएस एग्जाम में आपका 15, 50 और 100 शब्दों में पूछा जाता है, और आईएएस में यही क्वेश्चन जो है जो 150 और 250 शब्दों में पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपको आपके उत्तर का विस्तार एक नजर में ही पता होना चाहिए कि आप इसका कितना विस्तार करेंगे, मतलब उसकी शब्द सीमा क्या होगी। उस शब्द सीमा का आपको सबसे पहले बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा, शब्द सीमा। दूसरा, सेकंड पॉइंट, आपके उत्तर की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रश्न के अंत में आए शब्दों का। प्रश्न के अंत में आए शब्द, वो शब्द जो है वो आपके उत्तर की डायरेक्शन को
तय करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के लास्ट में यहां पर शब्द आया है मूल्यांकन कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यहां पर आया कि क्या बदलते परिवेश में राज्यसभा प्रासंगिक है, टिप्पणी कीजिए, कमेंट करना है, टिप्पणी कीजिए। किसी में आया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों ध्यान रखना, 90% लड़कों को इस बात का पता ही नहीं होता है और न मतलब होता है कि प्रश्न के अंत में क्या शब्द आया है। उन्हें जो आता है वो लिख के आ जाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, प्रश्न के अंत में आए हुए शब्दों का ध्यान आपको बहुत बेहतर तरीके से रखना है। जैसे मूल्यांकन में क्या लिखना होता है, टिप्पणी में क्या लिखना होता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्या लिखना होता है, समीक्षा कीजिए। मान लीजिए एक वर्ड आपके सामने और है और वो आपके पास में आ रहा है समीक्षा कीजिए, तो समीक्षा में आपको क्या लिखना होता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो तीसरा बिंदु जो होगा वो बेसिकली आपको विभिन्न आयामों से किसी उत्तर को प्रस्तुत करना है, विभिन्न डायमेंशन के साथ, कि आप किसी उत्तर को कितने आयाम के साथ लिख सकते हैं। वो आयाम क्या होता है दोस्तों, उसको मैं अभी समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आपके उत्तर में प्रामाणिकता होनी चाहिए, मतलब जो आप फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ऑथेंटिक डाटा आपके पास होने चाहिए, ताकि बेहतर प्रामाणिक डाटा के माध्यम से आप उत्तर का बेहतरीन प्रस्तुति दे सके। साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन को आप में अगर उस प्रश्न के दो पार्ट है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके संविधान में क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, इसमें किस अनुपात को आप डालते हो कि पहले पार्ट को कितने शब्दों में लिखते हो और फिर दूसरे पार्ट के साथ उसका संतुलन किस प्रकार से एस्टेब्लिश करते हो, यह भी इसी पार्ट का हिस्सा होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अगर करंट अपडेट का क्वेश्चन है तो उसको आप अपडेशन जरूर करें, ताकि अपडेशन की खबर भी वहां पर पहुंच सके कि आपने उसको बेहतर तरीके से अपडेट किया है या नहीं किया है। साथ ही साथ दोस्तों आपके उत्तर का प्रस्तुतिकरण जो है, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। और सबसे बढ़कर आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के पार्ट का नाम है जीएस, सामान्य अध्ययन। इसलिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को अगर आप सामान्य तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो उसमें नंबर आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपका होगा सरल भाषा में सामान्य अध्ययन के उत्तरों का, प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये 7 और ये 8 डायमेंशन का आपको टोटली किसी भी उत्तर को लिखते समय ध्यान रखना होगा। मैं विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आपको एकदम क्लियरिफाई करूंगा कि आपको किस प्रकार से ये चीजें लिखनी चाहिए। अब चलते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहां पर जो मैंने डायमेंशन लिखे हैं, जो चीजें आपको लिखी है, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास में क्वेश्चन ये आया कि क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है, इज अपर हाउस रेलिवेंट इन द चेंज सिनेरियो, कमेंट करना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी यहां पर टिप्पणी शब्द आएगा, कमेंट शब्द आएगा, तो कमेंट शब्द का अर्थ होगा कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के आपको एक पैरा पक्ष में लिखना है, एक पैरा उसके विपक्ष में लिखना है और लास्ट में उसका संतुलित दृष्टिकोण आएगा। मतलब मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपके सामने कि जब भी इस प्रकार का हो, मतलब सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास में आया वो आया, इंग्लिश का जरूर ध्यान रखना दोस्तों। कमेंट, टिप्पणी को हिंदी में शॉर्ट नोट भी कहते हैं और टिप्पणी को इंग्लिश में कमेंट भी कहते हैं। तो यहां पर आप कमेंट शब्द को जब देखोगे तो यहां पर कमेंट, टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन कमेंट है और आपको इसका कमेंट लिखते समय जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसका पक्ष, उसका विपक्ष और लास्ट में आपको उसका एक संतुलित दृष्टिकोण जरूर पेश करना है, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से अपने उत्तर को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकें। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है, इज अपर हाउस रेलिवेंट इन द चेंज सिनेरियो। तो सबसे पहले आप देखो, जब भी उत्तर लिखना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले ये करंट अपडेशन वाला पॉइंट यहां पर आया है, जिसको हम कहेंगे बदलता परिवेश। तो सबसे पहली आपकी जो स्टार्टिंग होगी उसमें आप बदलता परिवेश शब्द का जरूर ध्यान रखें
और अगर मैं इस उत्तर को लिखूं तो यहां पर लिखता बदलता परिवेश अर्थात 21वीं सदी में, 21वीं सदी में। अब बदलते परिवेश को आप दो डायमेंशन में ले सकते हो। एक ले सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चेंजेज हो रहे हैं, एक हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और एक आपका हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप एक पॉइंट डाल सकते हो कि जो ग्लोबलाइजेशन का युग शुरू हुआ है, भूमंडलीकरण का जो युग शुरू हुआ है, उस युग में क्या अपर हाउस की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय स्तर पे आप डाल सकते हो कि बढ़ती जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस लगातार बढ़ रही हो, चाहे सोशल मीडिया प्रोग्राम्स के माध्यम से हो, बढ़ती जन जागरूकता, इसका कैसे अपर हाउस की रेलेवेंसी पर या इरेलेवेंस पर फर्क पड़ेगा, इसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, जब यहां पर अपर हाउस आएगा तब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपर हाउस का मतलब यहां पर सीधा राज्यसभा के बारे में लिख के आएंगे। लेकिन अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर इसको लिखूंगा संविधान से, कि संविधान में उल्लेखित, डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में उल्लेखित। और संविधान में क्या उल्लेखित है कि संघ स्तर पर आपको पता है जो अपर हाउस है उसे हम कहते हैं राज्यसभा, और जो राज्य स्तर पर है, स्टेट लेवल पर है, राज्य स्तर पर, उसे हम कहते हैं विधान परिषद। तो इसका एक डायमेंशन आप लोग ध्यान रखना यह भी होगा, संघ स्तर पर राज्यसभा और राज्य स्तर पर विधान परिषद किस प्रकार से रेलिवेंट है। और फिर आप एक शब्द और लेके आ जाइए, प्रासंगिक। ध्यान रखना, जिस चीज का उल्लेख संविधान में हो तो वहां पर आप लोग ध्यान रखना उसको आपको प्रासंगिक मानना ही मानना है। लेकिन चूंकि प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जब यहां पे प्रासंगिक पूछा तो आप एक डायमेंशन इसका अप्रासंगिक का भी लिख के आना, क्योंकि ये इसकी डिमांड है। लेकिन उत्तर बेहतर होगा जब लास्ट में आप इसका एंड जो है वो बेसिकली प्रासंगिकता के साथ करोगे। तो आप देख सकते हो, हम जब इस उत्तर को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आप जब भी कोई उत्तर लिखें तो सबसे पहले यह देखें कि उस प्रश्न के लास्ट में वर्ड क्या आया है। तो यहां पर शब्द आया है, टिप्पणी कीजिए। और मैंने कहा कि सबसे पहले हमें देखना विस्तार कितना है। तो विस्तार हमारा जो है वो 100 वर्ड्स में है, तो 100 शब्दों के अंदर इसके तमाम डायमेंशन को कवर करना है। अब डायमेंशन क्या क्या है? नंबर 1 बदलता परिवेश, नंबर 2 मैक्सिमम स्टूडेंट्स केवल राज्यसभा के बारे में लिख के आएंगे, लेकिन जो सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट हैं वो राज्यसभा के साथ साथ एक डायमेंशन विधान परिषद का भी लेंगे। अब आप देख सकते हो, राज्यसभा को आपको इस उत्तर में अप्रासंगिक भी ठहराना है और राज्यसभा को इस उत्तर के माध्यम से आपको प्रासंगिक भी बताना है। ठीक वैसे ही विधान परिषद को भी आपको अप्रासंगिक बताना है, लेकिन फाइनली इसको प्रासंगिक ठहराना है। तो ये इसका पक्ष, विपक्ष और संतुलित दृष्टिकोण आ जाएगा। अब आप कहोगे सर हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों, जिसको हम भूमिका कहते हैं, आज के दौर में इस भूमिका का अर्थ होता है कि टू द पॉइंट जो पूछा गया है वहीं से आप स्टार्टिंग कर दीजिए, मतलब टू द पॉइंट। आज की तारीख में जो डिमांड है, क्योंकि मात्र 100 शब्दों में है, इसलिए आप ज्यादा पीछे नहीं जा सकते। तो कैसे लिखोगे दोस्तों? बदलता परिवेश अर्थात 21वीं शताब्दी के इस बदलते परिवेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण एवं राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जनजागरूकता, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता वर्चस्व जैसे मसलों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में उल्लिखित संघ स्तर पर राज्यसभा और राज्य स्तर पर विधान परिषद की भले ही कुछ अप्रासंगिकताएं हो, लेकिन ये आज भी प्रासंगिक है। ये मैंने सबसे पहले 15 से 20 शब्दों में सबसे पहले उत्तर में इसको डाल दिया। इससे एग्जामिनर के पास ये संदेश पहुंच चुका है कि ये 15 से 20 शब्दों में इसने इस उत्तर को खोल के रख दिया है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करोगे। अब ये जो पैरा होगा, यहां पर आपको सबसे पहले आप इसके विपक्ष में लिख दो, बाद में इसको पक्ष में लिख देना। अब यहां पर सबसे पहले इसी पैरा में चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, राज्यसभा की पहले आप दिखा दो अप्रासंगिकता और फिर आप दिखा दीजिए राज्यसभा की प्रासंगिकता। तो ये पॉइंट भी आपका यहां पर आ जाएगा। फिर एक पॉइंट आप करोगे विधान परिषद की
अप्रासंगिकता और फिर आ जाएगी विधान परिषद की प्रासंगिकता। जैसे जब आप राज्यसभा लिखोगे तो कम से कम शब्दों में कैसे लिखोगे? भारतीय राज्यसभा को धन विधेयक पर शक्ति ना होना, सरकार का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, संयुक्त बैठक में भी लोकसभा का हावी होना, यहां तक कि राज्यसभा का हारे हुए उम्मीदवारों का प्रवेश द्वार बनना एक प्रकार से उसे अप्रासंगिक बनाता है। परंतु भारतीय संविधान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 249 एवं 312 राज्य सूची के विषय के संदर्भ में कानून एवं अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए एवं भूमंडलीकरण के इस दौर में भारत सरकार में विशेषज्ञ मंत्रियों की आपूर्ति राज्यसभा के माध्यम से की जा सकती है। अतः इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह आज भी प्रासंगिक है। इसी प्रकार विधान परिषद के 2 पॉइंट आप लिख दोगे पॉजिटिव, 2 लिख दो नेगेटिव, और लास्ट में आप क्या लिखोगे? अतः स्पष्ट है कि बदलते परिवेश में उच्च सदन की अर्थात राज्यसभा और विधान परिषद की भले ही कुछ अप्रासंगिकताएं हो, लेकिन यह आज भी प्रासंगिक है। अगर इतना उत्तर आपने लिखा दोस्तों, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आने की पूरी संभावना होगी। यह मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यह आपका 100 वर्ड्स में था और सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने प्रेजेंट करूं। दूसरा आपके पास में मान लीजिए भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में आरपीएससी यूपीएससी ये स्ट्रेटजी अपना रही है कि जो बड़ा क्वेश्चन है उसको कम से कम शब्दों में पूछा जा रहा है, जो कम से कम शब्दों वाला है उसको बड़े में पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको 100 वर्ड्स में या 150 शब्दों में नहीं पूछेगा, बल्कि यहां पर सीधा आरएस जैसे एग्जाम में यहां पर दिया होगा कि आप इसको 15 शब्दों में लिखें, 15 वर्ड्स में। अब जैसे 15 शब्दों में लिखेंगे तो मैक्सिमम जो 90% स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे? वो लिखेंगे भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व यह है कि ये आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उनका मतलब ये चीज रटा हुआ है, वो चाहे किसके लिए पूछे वो ऐसे लिख के आएंगे, और जब ऐसे लिख के आएंगे तो दोस्तों नंबर नहीं मिलेंगे। अगर मैं लिखता तो कैसे लिखता? सबसे पहले अगर मेरे पास वहां जगह होती तो सबसे पहले मैं एक मैप वहां पे ड्रॉ कर देता कि ये हमारा प्यारा भारत है और भारत के साउदर्न साइड में 3 ओर से ये हिंद महासागर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने एक पोजीशन के माध्यम से यहां पर ये बता दिया, और दूसरा आप ये बताओगे कि हिंद महासागर से 12 nm, 24 nm और 200 nm तक ये 3 बेल्ट है, मैरीटाइम बेल्ट, कॉन्टिजियस जोन और तीसरा EEZ। ये थोड़ा सा आपको यहां पर दिखा देना है। अब जब आप उत्तर लिखोगे तब सबसे पहले आप यहां पर लाइन को रिपीट मत करना, मतलब भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व यह है कि, ऐसे मत लिखना, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप कौन सा उत्तर लिखने जा रहे हो। सीधा आप यहां लिख दीजिए नंबर 1 आर्थिक दृष्टिकोण से। हिंद महासागर का महत्व पहला कौन से दृष्टिकोण से हो गया? आर्थिक दृष्टिकोण से। और आर्थिक दृष्टिकोण से जब महत्व देखोगे तो नंबर 1 बंदरगाह, मतलब अगर हिंद महासागर है तो हमारे पास में बहुत सारे बंदरगाह और हार्बर्स हैं, पोताश्रय, जहां पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 आर्थिक रूप से हमें मत्स्य पालन या मछलियों की प्राप्ति, साथ ही साथ खनिज तेल, और इसमें चाहो तो पेट्रोल डीजल आप लिख सकते हो। तीसरा आप इसमें डाल सकते हो समुद्री संसाधन, सी रिसोर्सेज, समुद्री संसाधन। और इसी प्रकार दोस्तों 4th पॉइंट जो है आर्थिक में ही डाल सकते हो आप कि सीमा शुल्क की प्राप्ति, सीमा शुल्क की प्राप्ति। यह आपका पॉइंट जो होगा दोस्तों, यह आपका आर्थिक पॉइंट से आप डाल सकते हो। आर्थिक के बाद एक पॉइंट यहां पर सेकंड डाल देना आप, सामरिक दृष्टिकोण से भी यह इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट से भी। और सामरिक में नंबर 1 आप क्या ले सकते हो कि अगर हमारे पास में हिंद महासागर है तो हमारे पास, हम इसके पास में या इसके हमारे क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास कर सकते हैं, नेवल एक्सरसाइज। साथ ही साथ भारत को अगर मिसाइल टेस्ट करनी है तो उसके लिए भी यह बेहतरीन सागर हमारे लिए काम आता है। तीसरा
आपको पता है उपग्रह प्रक्षेपण हमेशा सागर के पास करते हैं, तो उपग्रह प्रक्षेपण सैटेलाइट लॉन्चिंग के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। और सामरिक में ही आप लिख सकते हो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, इंटरनेशनल वाटरवे। और पॉइंट और खूबसूरत बना जाओ तो नीली अर्थव्यवस्था, यह डालकर भी आप अपने उत्तर को बहुत सुंदर बना सकते हो। ब्लू इकोनॉमी और नीली अर्थव्यवस्था अपने आप में बड़ा टॉपिक है, उसको आप यहां पे डाल दीजिए। और थर्ड पॉइंट आपका इसमें आ जाएगा, तीसरा आप देखिए, और वो हो जाएगा भौगोलिक। आपको पता है कि अगर भौगोलिक रूप से भारत के दक्षिण में हिंद महासागर नहीं होता तो मानसून भी नहीं होता, इसलिए मानसून पर चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इसलिए एक पॉइंट जो है हमारे उत्तर को बहुत ही शानदार बनाएगा। अब आप शब्दों को गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 20 शब्दों में 15 शब्दों पूछा है, लगभग 20 शब्दों तक लिख सकते हो। तो यह आपके उत्तर लेखन का सबसे शानदार तरीका होगा। अगर इस टाइप से आप उत्तर लिखते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको मुख्य परीक्षा में नंबर लाने से नहीं रोक सकती, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ में भयंकर तरीके से टेस्ट प्रैक्टिस करनी होगी, जिसका प्रोग्राम हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे आंसर राइटिंग के कुछ और प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।